तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग आज रिवीजन करेंगे और रिवीजन के साथ साथ बहुत सारे स्टैटिक चीज़ें भी आज ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। ये मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी आपको, लेकिन क्विक विद इन 5 मिनट आपको इसका रिवीजन करना है। तो क्वेश्चन था ट्राइलेटरल 2024 किनके बीच में प्रारंभ हुआ? भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। ये आप लोग याद रखेंगे। और तंजानिया वही है जहां से क्या आए थे, बताइए क्या आए थे भाई? क्या आए थे? जो चीते आए थे। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे भारत श्रीलंका के बारे में। मैंने बताया भारत श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है, मन्नार की खाड़ी है, दोनों देशों के बीच में मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। श्रीलंका में 2022 में अभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी और प्रेसिडेंट है रानिल विक्रम सिंघे। इसके बाद मैंने आपको बताया था शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो शहीद दिवस भारत में 2 तरीके से मनाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 23 मार्च ये मनाया जाता है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, और इसको सर्वोदय दिवस के रूप में ही मनाते हैं। और एक मनाते हैं 13 जनवरी, जिसे हम लोग शहीद दिवस कहते हैं, जिस दिन 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? सॉरी, चीते नमाबिया से आए थे, तंजानिया नहीं, हाँ नमाबिया, नमाबिया कर लेंगे, उसको गलत हो गया वो। ठीक है, इसके बाद आप लोग लिखेंगे मैंने बताया था कि 1924 में एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया और इसका नाम 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। नौजवान सभा जो है छबील दास के साथ मिलकर इन्होंने 1926 में बनाई थी। और मैंने कुछ आप लोगों को जनवरी मंथ के दिवस कराए थे। अगर हम बात करें, ठीक है, क्लियर है, तो ये थे आपके फर्स्ट फैमिली डे 1 जनवरी, 4 जनवरी ब्रेल डे, 9 जनवरी प्रवासी, 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी दिवस, 12 जनवरी आप लोगों का यूथ डे, 15 जनवरी आर्मी डे, 23 जनवरी पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती, और 13 जनवरी शहीद दिवस मनाते महात्मा गांधी, जो मैं अभी आप लोगों को बता दिया। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े? क्लियर है? तो ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें था कि आपको नॉन भूटानी पर्सन को ऐसा ऑनर्ड मिला है अभी, जो भूटानी ऑर्डर, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो, यानी ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो अवार्ड किससे मिला है? और वो भी ऐसे पर्सन को जो नॉन भूटानी यानी भूटान से बाहर के व्यक्ति को। तो मिला है प्रधानमंत्री मोदी को। ये आप लोगों को याद रखना है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और भारत से भूटान के 4th स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं अलोंग विद सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। और रिसेंटली आप लोग देखेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी को कौन कौन से अवार्ड डिफरेंट कंट्रीज से दिए गए हैं। फर्स्ट है ऑर्डर ऑफ नाइल मिस्र से, ऑर्डर ऑफ मेरिट यूएस से, ऑर्डर ऑफ जायद यूएई, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज रूस, और किंग अब्दुल अजीज सेस, ये सऊदी अरब की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी को जो है अवार्ड दिए हैं। ये आप लोगों से प्यारे बच्चों पूछे जा सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जी का चाहो तो एक अवार्ड लिख लेंगे, लता मंगेशकर अवार्ड। प्रथम लता मंगेशकर अवार्ड भी नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये मैं कल करा चुका हूँ, केवल रिवीजन कराने की एक सीरीज मैंने स्टार्ट की है ताकि कल की चीजें भी आप लोगों को रिवाइज रहें। अब यहाँ पे पूछा है कि हैती में क्या है कि वहां पर जो है ना, वहां पर रिवोल्ट हो गया, डोमेस्टिक रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। तो वहां पर सड़कों पर दंगे स्टार्ट हो गए। तो भारतीय लोगों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती चलाया है। और इसी तरीके से भारत सरकार समय समय पर ऑपरेशन चलाती है जब भारतीय लोग दूसरे देशों में फंसे होते हैं, चाहे कंडीशन कोई डिजास्टर की हो या फिर कोई आतंकी हमला हो। तो सबसे पहले ऑपरेशन गंगा देखेंगे, यूक्रेन से निकाला। देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से निकाला। करुणा में म्यांमार से निकाला। अजय में इजराइल से। दोस्त में तुर्की और सीरिया से। और कावेरी में सूडान से निकाला है प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर मैंने बताया था ऋतुराज अवस्थी जो है 22 लॉ कमीशन के प्रेसिडेंट है। फर्स्ट लॉ कमीशन 1833 में बना था। 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन लॉर्ड मैकेले जिसके क्या थे, चेयरमैन साहब थे। इसके बाद अरविंद पनगड़िया 16 फाइनेंस कमीशन हम किस में पढ़ते हैं? अंडर द आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंस कमीशन करते हैं। और इसका काम होता है जो वित्तीय यानी जो पैसा है उसको केंद्र और राज्य यानी सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना। इसके बाद है नेक्स्ट रेखा शर्मा, जो वुमेन कमीशन हम लोग देखते हैं, महिला आयोग इसकी क्या है, चेयरपर्सन है। और नेक्स्ट हमने देखा नीति आयोग के सीईओ कौन है, सीईओ मतलब चीफ एजुकेटिव ऑफिसर, वो है सुब्रमण्यम। और नीति आयोग के ऑलवेज जो प्रेसिडेंट होता है, ऑलवेज वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। इसके जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो हैं सुमन के बेरी। और नीति आयोग प्लानिंग कमीशन जो था उसको रिप्लेस करके 1 जनवरी
1 जनवरी 2015 को बनाया गया था नीति आयोग। किसकी जगह? योजना आयोग की जगह। योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन कब बना था? 1950 में। ये भी आप लोग याद रखेंगे। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लियो वाराडकर, ये भारतीय मूल के लियो वाराडकर, और यहाँ पर क्या हुआ था? रेफरेंडम हुआ था, जनमत संग्रह हुआ था, उसके आधार पर इन्हें हार हो गई, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और मैंने आपको बताया था कि आयरलैंड के हैं। और फ्रांस के बारे में जाना था, पेरिस इसकी राजधानी, 2024 में ओलंपिक होंगे। प्राइम मिनिस्टर एमेन्युअल मैक्रों हैं, जो अभी आपके 75th रिपब्लिक डे 26 जनवरी को क्या आए थे? एज ए चीफ गेस्ट इंडिया में जो है वो आए थे। भारतीय मूल के और कौन कौन है जो दूसरे देशों में क्या है? प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हैं। आयरलैंड के लियो वाराडकर थे। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक हैं, भारतीय मूल के। सिंगापुर के प्रेसिडेंट है थर्मन सनगुतरम, ये केरल के हैं, भारतीय मूल के। यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की है। याद हो रहा है सभी को? इसके बाद आफ्टर हम लोगों ने देखा था हाल ही में वो था, अगर हम देखें नेक्स्ट है तो सेरावीक अगर हम देखें तो ये क्या था? ये यूएई के थे, और ये इन्हें लीडर अवार्ड से मिला था डॉक्टर सुल्तान जाबर अल जाबिर को। ये यूएई के थे और ये चर्चाओं में इसलिए थे क्योंकि COP28 जो यूएई में हुआ था, इसकी प्रेसिडेंसी इन्होंने ही की थी। COP27 मिस्र में हुआ था। COP29 जो इस साल होगा 2024 में, वो होगा बाकू अजरबैजान। कहाँ पर? बाकू अजरबैजान में। G20 के बारे में पढ़ा था, ग्रुप ऑफ 20 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। जब भारत में कारगिल वार हुआ तब G20 की स्थापना हुई, इस तरह से याद कर सकते हैं। 2022 में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और बाली शहर, एक बाली में इसकी क्या हुई थी? मीटिंग समिट्स हेल्ड हुई थी। और नेक्स्ट 2023 में लास्ट ईयर भारत में हुई, आपको पता है, वासुदेव कुटुंबकम इसकी क्या थी? थीम थी। ये आप लोग जो है याद रखेंगे। 2024 में अभी इस साल ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में इसकी समिट्स का आयोजन किया जा रहा है। अभी इसमें 21 मेंबर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अगर हम देखें तो इसमें 21 देश हैं, जिसमें एक यूरोपियन यूनियन, एक अफ्रीकन यूनियन दिल्ली डिक्लेरेशन 2023 में ऐड हुआ, और 19वां देश 19 इसमें कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग ऑफ इंडिया। ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये मैंने बताया था कि जो यूएसए ने पेट्रोल चलाने वाली कारों पर बैन लगाने की घोषणा करी है, कब तक? 2035 तक। आप लोग याद रखेंगे। भारत सरकार के कुछ टारगेट थे। जीरो नेट का मतलब है कार्बन से रिलेटेड है, कार्बन इमिशन को लेकर, कार्बन उत्सर्जन को लेकर 2070 तक। चंद्रमा पर मनुष्य पहुंचाएंगे 2040 तक। HIV फ्री करेंगे 2030 तक। 2025 तक टीबी फ्री करेंगे, और 45 तक हम विकसित यानी डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। ऐसा कुछ भारत सरकार ने टारगेट सेट किए हैं, जो आप लोगों के एग्जाम में भी प्यारे बच्चों आ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीजें रिवाइज हो रही होंगी। नेक्स्ट है, हाल ही में पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले मुख्यमंत्री आपको पता ही है, अरविंद केजरीवाल है, शराब घोटाला में हुए। और अगर हम बात करें तो हम लोगों ने दिसंबर 2023 में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें MP है 230 सीट थी, लोकसभा की 230, राजस्थान में आप लोगों की 200 है, विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, और छत्तीसगढ़ में 90 हैं, तेलंगाना में 119 है, और मिजोरम में 40 सीट है। तेलंगाना 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है भारत का राज्य बना था। और फिर हम लोगों ने ममता बनर्जी के बारे में देखा था, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर। दुर्गापुर आयरन प्लांट है, ब्रिटेन की मदद से बना 1959 में। चावल जूट मछली में पहले नंबर के प्रोडक्शन पर है वेस्ट बंगाल, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में अर्थ आवर की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए एक मैसेज है। हर साल ये मार्च के लास्ट सैटरडे में इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है। आधे घंटे के लिए 1 घंटे को लेकर इलेक्ट्रिक उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स, बल्ब, बिजली, इलेक्ट्रिक टीवी सीवी, इन सबको बंद किया जाता है। और ये मनाया गया था 23 मार्च को, जिस दिन शहीद दिवस मनाया गया इस साल। मैंने कुछ दिवस बताए थे। 22 मार्च जल दिवस हो गया, 24 मार्च आपने टीवी दिवस देखा, 21 मार्च फॉरेस्ट्री डे यानी वानखेड़े दिवस हम लोगों ने देखा था। फिर मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कुछ बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में बनी, और इसके फाउंडर हैं ए.ओ. ह्यूम, और फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे इसके फर्स्ट सेशन के, वो थे WC बैनर्जी। 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और आफ्टर दैट इसके हर साल जो हैं वो
सेशन बुलाए जाते थे। सेकंड सेशन इसका कलकत्ता में 1886 में हुआ। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने। तीसरा मद्रास में बना बदरुद्दीन तैयब, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और फोर्थ था जार जूले, जो इलाहाबाद में 1988 में, और ये थे फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आप लोगों को बताया था। फिर इसके बाद हाल ही में डेविड सीडलर का निधन हुआ है। तो ये एक ऑथर थे, लेखक थे, ब्रिटेन मूल के, यूएसए नागरिक थे, यूके यूएसए मूल के आप लोग कह सकते हैं। हाल ही में कुछ लेटेस्ट डेथ हुई है, जिसमें फातिमा बीबी थी, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट वुमेन जजेस थी। मनोहर सिंह थे, फर्स्ट 11th चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। बिंदुवेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल जो शौचालय उसके जो हैं ये फाउंडर थे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ से फुल फॉर्म आपको बतानी है, बाकी सब कुछ ठीक है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएफसी की गलत थी यहाँ पे, वो सोरो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और बीसीसी की बेसिलियस कैल्शियम ग्यूरिन नहीं थी, बल्कि बेसिलियस गुलमेटे ग्यूरिन इसकी जो है वो राइट फुल फॉर्म थी। मैंने फिर आप लोगों को ओजोन लेयर के बारे में भी बताया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो आपका नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है उसको आपको मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होगा, तो आप लोगों को लोकसभा में उसको देना पड़ेगा। चुनाव ये सब मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोगों को बताना है इसमें किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। तो तमिलनाडु की दोदा बेटा, राजस्थान की माउंट आबू नहीं थी बल्कि गुरु शिखर थी, 1722 इसकी जो है हाइट थी। अरावली पर्वत श्रेणियां जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं। नागालैंड की सारामती चोटी सबसे हाईएस्ट पीक है। एमपी की धूपगढ़ सबसे ऊंची। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमिंजारो है। भारत की केटू गार्डन ऑस्टिन है जो काराकोरम रेंजेस में। और वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस है कौन सी है, वो है आप लोगों की क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं भैया, नेपाल में कहते हैं सागरमाथा। ठीक है याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा सही है आपको बताने। इसमें ये महाजनपद है अंग की चंपा, कौशल की श्रावस्ती है, वत्स्य की कौशाम्बी, मत्स्य की विराटनगर, मथुरा शेरसेन, पांचाल ऐचित्र, मल कुशीनगर। तो ये मैंने आपको महाजनपदों से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था। नेक्स्ट है आप लोगों का 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बारे में बताना है कि उसका सिंबल क्या है। उसका सिंबल है कमल और रोटी, लोटस एंड ब्रेड। आप लोगों को बताया था कि जगह जगह पर 1857 की क्रांति मंगल पांडे नामक व्यक्ति को एक इनफील्ड राइफल आई थी जो चर्बी लगे कारतूस का विरोध किया, और उन्हीं की फिर उन्होंने जनरल बाग की हत्या कर दी और उसकी एवज में उन्हें अप्रैल 1857 में फांसी दे दी। और ये विद्रोह फैल गया पूरे भारत में। और यहाँ से मेरठ से 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को ये रिवोल्ट पूरे भारत में फैल गया। और अंतिम लास्ट मुगल रूलर थे बहादुर शाह जफर सेकंड, इन्हें भारत का रूलर या किंग सम्राट जो है वो घोषित कर दिया। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जगह जगह पर जैसे बरेली से खान बहादुर खान, लखनऊ से बेगम हजरत महल, बिहार जगदीशपुर से कुंवर सिंह, और आपके कानपुर तात्या टोपे नाना साहब, और इलाहाबाद से लियाकत अली, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जो हैं इन्होंने अपने अपने लेवल पर लीड किया था। हालांकि बाद में इस विद्रोह को दबा दिया गया और इसे जो है इतिहासकारों ने भी भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है वो कहा गया था। ये मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी थी। तो ये थे प्यारे बच्चों हमारे क्या जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के 15 क्वेश्चन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप मुझे बताइए क्या इस चीज को मैं कंटिन्यू रखूं, मतलब पहली नई क्लास से पुराना रिवाइज करा दूं तो चीजें याद होगी आप लोगों को, यस या नो, हाँ या ना में जवाब देंगे सारे बच्चे। मेरी प्रायोरिटी हमेशा टारगेट फॉर IQ के माध्यम से ये रही है कि किस तरीके से आप लोगों के दिमाग में या आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। बिना रिवाइज की हुई चीज़ें आप लोग याद नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। ठीक है, ये मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि रिवीजन आप लोगों के लिए बहुत मैंडेटरी है और उसको आप लोग प्लीज़ डेफिनेटली करिए। बिना रिवीजन के आप नहीं कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करें। हाँ भाई स्टार्ट करें। सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में जय भारत लिख देंगे। और पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आज की करंट अफेयर का, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे। हु विल द लीड द इंडियन कॉन्टिजेंट एट द पेरिस ओलंपिक्स, यानी जो लीडर होगा भारत से वो कौन लीड करेगा, ये हम लोग देखेंगे। तो इसमें आप लोगों का 4 ऑप्शन है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आप लोगों को बताने गगन नारंग, MC कौरन, शिवा केसन, शरद कमल। जल्दी से बताएंगे।
इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे फटाफट से। फिर पेरिस ओलंपिक के बारे में हम लोग जो है जानेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आंसर है इसमें शरत कमल अंचिन इनका नाम है, और इन्हें 2023 में आप लोगों को पता है बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी जो है वो दिया गया था। ठीक है, तो ये आप लोगों को प्यारे बच्चों याद होनी चाहिए, सारे के सारे बच्चों को। एक एक करके हम लोग इस चीज को इनको करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इनका ठीक होगा। ठीक है, अब शरत कमल अंचन कौन है भाई, अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो ये है क्या, टेबल टेनिस प्लेयर। और कौन से राज्य के भाई, राज्य का नाम बताओ जल्दी फटाफट से सारे बच्चे। ये हैं टेबल टेनिस प्लेयर, कहाँ के, भारत के। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो ये ओलंपिक गेम्स जो हो रहे वहां पर क्या होंगे, भारत के पूरा जो भारत का ग्रुप जाएगा उसके लीडर होंगे, ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कौन से राज्य के हैं, ये हैं आपके तमिलनाडु के। ठीक है भाई, कहाँ के हैं, तमिलनाडु के। आप लोग इसको नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब पेरिस ओलंपिक की बात हुई है, ओलंपिक की बात हुई है, तो इसके बारे में आपको पता है मैं चुपने वाला तो हूँ नहीं, बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओलंपिक। तो ओलंपिक में हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, आप लोग भी नोट करेंगे मेरे साथ। तो ओलंपिक जो है वो 2022 20 के 21 में हुए, ये हुए थे टोक्यो में, टोक्यो में। ठीक है, टोक्यो मतलब जापान, कैपिटल जापान है, और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो एबे। फिर है अभी इस साल 2024 में हो रहे हैं, कहाँ पर, ये हो रहे हैं पेरिस। और पेरिस किसकी कैपिटल है, फ्रांस की। और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं एमेनुअल मैक्रों, जो यहाँ पर 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पर भारत के यहाँ चीफ गेस्ट बनकर आए थे। इसके बाद है 2030 में, और ये देखेंगे आप लोग तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या होंगे आप लोगों के, क्या होंगे, ओलंपिक गेम्स होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर नोट डाल के लिख लेते हैं कौन से, जो आपके टोक्यो ओलंपिक हुए थे, थोड़ा सा टोक्यो ओलंपिक पर एक नज़र डाल लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो भाई साहब यहाँ का एक्चुअल में ड्यू टू कोविड ये हुए थे 2021 में। और यहाँ का मस्कट था, मस्कट मतलब जो शुभांकर होता है, मस्कट होता है शुभांकर, मस्कट शुभांकर वो होता है मिराई तोबा, मिराई तोबा, मिराई तोबा, मिराई तोबा क्या है, शुभांकर है, ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को, क्लियर है, क्लियर हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़, अरे 2028 हो गया, नहीं सॉरी ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 2028 में होंगे यूएसए में, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 2028 में यूएसए में होंगे लॉस एंजलिस में, और 2032 में ऑस्ट्रेलिया में होंगे। यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे सारे बच्चे, पेरिस ओलंपिक 24 में, 28 में यूएसए लॉस एंजलिस, 32 में ऑस्ट्रेलिया। प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेंगे सारे बच्चे, मतलब जल्दबाजी में थोड़ा गलत हो गया, 28 में यूएसए, 32 में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मिराई तोबा क्या था ये, और भारत का स्थान कितना था, 48 भारत का स्थान था। भारत ने टोटल कितने पदक जीते, 7 मेडल जीते थे, इंक्लूडिंग 1 गोल्ड जो नीरज चोपड़ा ने जीता था जुवेनिल थ्रो में, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। पहला स्थान किसका था इसमें, यूएसए का, यूएसए ने 113 मेडल जीते थे, ये भी आप लोग याद रखेंगे, पहला यूएसए, दूसरा चाइना, तीसरा जापान, और 48 पर थी हमारी हालत, यानी 48वें नंबर पर। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, किसी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी से बता देंगे सारे बच्चे प्लीज, आगे बढ़े, वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे फटाफट से, आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे, अब वो है हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा ऑपरेशन चलाया है। ठीक है, विच ऑपरेशन हैज द इंडियन नेवी रिसेंटली कंडक्ट इन द इंडियन ओशन रीजन, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन करुणा। तो ये भी मैंने कल आप लोगों को बताया था, अब से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को चेंज मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कि पैटर्न सेम है, तो आप लोगों को याद रखना है वो कौन सा है, ऑपरेशन संकल्प, आंसर है ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन गंगा आपको पता है, मैंने कल भी लिखवाया था, आज भी लिखवा दे रहा हूँ,
यूक्रेन के साथ, ऑपरेशन करुणा म्यांमार के साथ, और ऑपरेशन इंद्रावती बताइए। बताइए इंद्रावती मैंने कल अभी पहली क्लास में बताया आप लोगों को। ऑपरेशन इंद्रावती प्लीज सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा है। तो वो है क्या आप लोगों का हैती। मैंने आप लोगों को बताया था ना, इन तीनों देशों का नाम आप जो है नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ सारे ऑपरेशन, कुछ तो मैंने लिख दिए। लिखेंगे ऑपरेशन दोस्त, ये मैंने आपको बताया था तुर्की और सीरिया, आप लोग याद रखेंगे तुर्की और सीरिया। फिर मैंने ऑपरेशन बताया था आप लोगों को कौन सा, वो है ऑपरेशन देवी शक्ति। देवी शक्ति मैंने आपको बताया था क्या, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान आप लोग याद रखेंगे। फिर मैंने ऑपरेशन बताया था कौन सा है भाई, अजय। ऑपरेशन अजय कौन सा था, इजराइल के साथ था भाई। फिर ऑपरेशन था एक जो सूडान के साथ था, उसका नाम बताइए क्या था भाई, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। सूडान के साथ कौन सा बताया था मैंने आप लोगों को, जो अभी बताया था, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सूडान के साथ कौन सा था, ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी सूडान के साथ, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नोट करते रहिएगा, चीज़ें लिखते रहेंगे तो आप लोगों की याद रहेंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी से मुझे बता देंगे सारे बच्चे, और वेरी ये इंपॉर्टेंट है। चलिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं फटाफट से। लिखेंगे UNDP, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे UNDP। तो UNDP की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, कौन बताएगा, बताइए जल्दी से। UNDP की हुई थी 1965 में, 1965। और हेडक्वार्टर लिखेंगे इसका, लिखेंगे न्यूयॉर्क। और मुझे इसके मेंबर बताइए जल्दी से, UNDP के मेंबर बताइए भाई, बताइए जल्दी UNDP के मेंबर फटाफट से बताइए फटाफट से UNDP के मेंबर। और ये जो ना एक HDI सूचकांक निकालते हैं, HDI इंडेक्स ये जारी करते हैं, ठीक है। HDI इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक 132 है, ये भी आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। और इसमें मेंबर कितने हैं भाई, रैंक एकदम एकदम एक सेकंड, रैंक है 134, 134, ठीक है। और मेंबर और बताइए मुझे, मेंबर हैं 177, ठीक है। क्लियर है, तो इसको साथ के साथ आप लोग नोट कर लेंगे सारे के सारे बच्चे, ठीक है भाई, याद हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 3। हाल ही में चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। भाई साहब विकलांग व्यक्तियों के बारे में बताना है आप लोगों को, कौन सा ऐप लॉन्च किया आपने, ठीक है। तो विकलांग व्यक्तियों का कौन सा है, लिख बताएंगे फटाफट से। सक्षम ऐप, स्वाति ऐप, चैंपियन ऐप, संकलन ऐप। तो इसका नाम मुझे बताएंगे आप लोग कौन सा, वो है क्या, लिखेंगे आंसर है संकल्प ऐप। संकल्प या कौन सा, सॉरी सक्षम ऐप, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। इसमें क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव आपको पता है, विकलांग यानी जो भी आपके डिसेबल या हैंडीकैप पर्सन है, दिव्यांग जिन्हें कहते हैं, उनको वोट करने में आसानी रहे, इसको ध्यान में रखते हुए इस ऐप की जो है जरूरत पड़ी, ताकि उन्हें सुविधा दी जा सके। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, पहले देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फटाफट से। तो चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन हम लोग देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1950 में हुई और इसे भारतीय संविधान के आर्टिकल किस में पढ़ते हैं, 324 में पढ़ते हैं, ठीक है। और ये 3 मेंबर बॉडी है, 3 मेंबर बॉडी होती है, आप लोगों को पता है। जिसमें क्या होता है, जिसमें एक आयुक्त यानी कमिश्नर होता है, एक चीफ कमिश्नर होता है, एक क्या होता है, चीफ कमिश्नर होता है, और 2 इसमें जो है आप लोगों के ये कमिश्नर होंगे, ये आयुक्त होते हैं, ये भी आयुक्त होगा, कमिश्नर होगा, और ये आपका चीफ कमिश्नर होगा, चीफ कमिश्नर होगा, ठीक है।
और चीफ कमिश्नर कौन है हमारे, वो हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, दो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी रिसेंटली 2 आयुक्त अपॉइंटमेंट किए, उनका नाम मुझे बताइए फटाफट से सारे बच्चे, ठीक है। और इसकी स्थापना की डेट बहुत आती है 25 जनवरी, और इसलिए 25 जनवरी को, इसीलिए 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते, वोटर डे, इसलिए इसको क्या मनाते हैं, वोटर डे मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसलिए इस दिवस को क्या मनाते हैं भैया, मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, बिकॉज ऑफ 25 जन 1950 को इस्टेब्लिश किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये बना है विच इज मेक बाय 3 मेंबर्स बॉडी, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर्स, एक है सेकेंड वन कमिश्नर एंड अदर थर्ड वन कमिश्नर, ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर दो नाम लिख लेने इनके, एक आयुक्त जो बने उनका नाम है ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार बने हैं, और एक बने हैं सुखबीर संधू, दूसरे बने हैं कौन से, सुखबीर संधू। ये 2 अदर आयुक्त की अपॉइंटमेंट अभी रहा है, काफी कंट्रोवर्शियल ये मामला जो है वो रहा था, और इसका काम आपको पता है इलेक्शन कराना, किसके, भारतीय पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराना, साथ में स्टेट असेंबलीज के भी इलेक्शन कराना भारतीय निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। साथ में पार्टी, जितनी भी नेशनल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, उनको दर्जा देना और उनके सिंबल और आदि चीजें उनके आइडेंटिफाई करना, साथ में भारत के लिए वोटर लिस्ट, भारतीय लोगों के लिए वोटर लिस्ट तैयार करना, और परिसीमन कौन सी किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका निर्धारण करना। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, याद हो रहा है नहीं, जल्दी मुझे बताइए फटाफट से। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इनकी नियुक्ति जो है, इनका जो अपॉइंटमेंट है, इनका जो अपॉइंटमेंट है मेंबर्स का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, राष्ट्रपति साहब करते हैं। कितने साल के लिए करेंगे, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनके जो वेतन भत्ता है, मतलब इनकी जो सैलरी है वो एज इट इज इक्वल होगी लाइक सुप्रीम कोर्ट जजेस के, तो आप लोग लिख लेंगे इनकी जो सैलरी है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इक्वल होती है भाई, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ अपने पद से कैसे हटाया जाएगा इनको केवल और केवल इम्पीचमेंट के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, या फिर स्वेच्छा से त्याग पत्र दे। इम्पीचमेंट अंडर द आर्टिकल 61 हम लोग देखते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश या फिर भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इम्पीचमेंट के माध्यम से भी हटाया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ द वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, क्लियर होगी। एक संविधान संशोधन है जो काफी आप लोगों को याद रखना है, और वो है 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जो वोटर की एज थी वो 18 से कितनी कर दी गई, वो 21 से 18 कर दी थी, 21 साल से कितनी कर दी, 18 साल कर दी, ये आप लोगों को ध्यान रखना, कितनी, 18 से 21 कर दी, क्लियर हो गया बात सभी को। तो एक क्वेश्चन के साथ हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो सारे बच्चे, दिल्ली से, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली से रिलेटेड कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, फटाफट से सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे तेजी के साथ, होशियार बच्चे हैं सारे के सारे, ठीक है, जल्दी से कुछ बता दिया करो भाई, इग्नोर मत किया करो चीजों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने गए भाई, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। साइमन हैरिस, आप लोग मुझे बताइए फटाफट से, किस देश के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने, आयरलैंड, ब्राजील, इंडोनेशिया और डेनमार्क। अब मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, कौन, लियो वारेडकर, इन्होंने इस्तीफा दिया तो इनकी जगह कोई तो बनेगा ना, तो आंसर इज आयरलैंड, आयरलैंड के बने भाई, ये आप लोग याद रखेंगे, किसके बने, आयरलैंड के। और आयरलैंड के जो फॉर्मर पीएम थे आपको पता ही होगा, फॉर्मर पीएम, तो वो कौन थे, लियो वाराडकर, ये बताया था मैंने, और ये कहाँ के थे,
भारतीय मूल के। मैंने बताया था ना आप लोगों को अभी, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी आता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 96 अमेंडमेंट हुआ था 1991 में। उसके तहत जो है भारत में भारत की राजधानी को एक पर्टिकुलर स्टेट्स के रूप में बनाया गया, एनसीआर जिसे हम लोग कहते हैं। ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे। आगे बढ़े भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं? जल्दी से मुझे बताएंगे सारे बच्चे। चलिए कुछ इनके बारे में जान लेते। अब है ब्राजील। ब्राजील की राजधानी क्या है भाई? रियो डी जेनेरियो। जेनेरियो। तो यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो इस साल क्या होने वाला है, यहाँ पर होने वाला है क्या? G20 और ब्रिक्स। अब लेकिन ब्रिक्स यहाँ पर इन्होंने मना कर दिया है। ब्रिक्स को करने से ब्राजील ने मना कर दिया। तो अब ब्रिक्स कहाँ पर होगा? 2024 का ब्रिक्स कहाँ पर होगा? आप लोग नोट करेंगे, वो होगा रूस में। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। क्लियर होगी बात सभी को? 2024 का ब्रिक्स कहाँ होगा? वो रशिया में होगा। होना कहाँ था? ब्राजील में। ब्राजील ने मना कर दिया। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? इसके बाद अब थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स कब बना था? 2009 में बना। मेंबर कितने हैं इसमें? मेंबर हैं इसमें 5। 5 मेंबर कौन कौन से हैं भाई? रूस, चीन, भारत, और भारत के बाद है आप लोगों का रूस, चीन, भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका याद रखेंगे, ये 2010 में जुड़ा था। 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हुआ। तो हम लोगों ने यूएनडीपी करा, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर था। और ब्रिक्स करने 2009 में बना। मेंबर 5 है इसमें। इसके नाम से पता चल रहा है, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। याद हो गया प्यारे बच्चों? याद हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखेंगे। हाल ही में क्यू क्याओ 2 रिले उपग्रह किसने लॉन्च किया है? क्यू क्याओ 2 रिले सैटेलाइट्स किसने लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको देखेंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। तो ये किसने करा है? ये करा है ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। किसने? चाइना ने। ये आप लोग याद रखेंगे, किसने? चाइना ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये अगर हम बात करें तो ये किसके लिए है? ये है मून के लिए, चंद्रमा के लिए। ठीक है, चंद्रमा के परीक्षण करने के लिए चंद्रमा पर जा रहा है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, साउथ पोल पर जा रहा है। चाइना के भी कौन से? साउथ पोल पर, जहां पर हमारा चंद्रयान 3 है। एक बार भारत के चंद्रयान मिशन पे नजर डाल लेते हैं। चंद्रयान, तो चंद्रयान मिशन अगर हम देखेंगे तो 3 चंद्रयान मिशन हो चुके। पहला 2008 में, ये पहला था। दूसरा 2019 में, और तीसरा 2023 में। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? ये सक्सेसफुल, ये अनसक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल। ये भी आप लोग जो है प्यारे बच्चों याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई? फटाफट से मुझे बताइए। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज और याद रखेंगे। भारत सरकार ने 24 अगस्त, यही है ना भाई, 24 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया? 23 से 24, 23 है शायद, 23 अगस्त को बनाया है क्या? स्पेस डे। स्पेस डे के बारे में ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। और एक चीज़, गेट बंद कर दो, एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर लिख लेंगे भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में। इसरो लिखेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी भाई 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलोर द कैपिटल ऑफ कर्नाटक। और इसके अभी कौन है चेयरमैन? इसके चेयरमैन कौन है भाई? इसके चेयरमैन हैं एस सोमनाथ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग नोट कर लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज हो रही है। कल फिर इसे रिवाइज कराऊंगा आप लोगों की। और ये पूरी पीडीएफ भी अब आप लोगों के ग्रुप में आया करेगी प्रॉपर मैनर से। तो उसको लेकर भी परेशान मत होइएगा। मतलब जिन बच्चों का छूट भी रहा है तो जो मैं लिखा हूँ यहाँ से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। लेकिन क्लासेज में रोज आइए, क्योंकि मैं बहुत सारे आप लोगों को क्या बनाता हूँ, ये लिखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट लिखवाता हूँ।
और यहाँ पर जो एस सोमनाथ हैं इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? KPPP अवार्ड, ये इनको मिला है भाई 2000 कौन सा 2024 के लिए, ये आप लोग याद रखेंगे 2024 के लिए ने कौन सा याद रखेंगे, KPP अवार्ड भी इनको दिया गया है एस सोमनाथ को, ठीक है, बिकॉज ऑफ द अचीवमेंट, द सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ द चंद्रयान 3। बात क्लियर, याद हो रही है चीजें? जल्दी से बता दो सारे बच्चे, ठीक है। चलिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेटेड कब? तो 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च। जल्दी से बताएंगे। तो आंसर है इसमें आप लोग लिखेंगे 27 मार्च को। कौन सा? 27 मार्च। कौन सा? 27 मार्च। कल से जो क्वेश्चन का प्रारूप है वो अब कुछ चेंज करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का बनाएंगे, तो पैटर्न है उसको थोड़ा चेंजेस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कल से, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को, ठीक है। क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से आप बताएंगे। और इसकी थीम लिख लेंगे क्योंकि थीम आप लोगों से पूछी जा सकती है। थीम एक बार जून मंथ के दिवस हम लोग देखेंगे, जून मंथ के दिवस, तो इसके थीम लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे लिखेंगे थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस, ये इसकी थीम है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अब आप लोगों को आप हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, जून मंथ के दिवस हम लोग करेंगे और इनको याद भी करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, यहाँ पर लिखेंगे जून मंथ डेज, इंपॉर्टेंट डेज करेंगे जून मंथ के, ठीक है। तो 1 जून को मनाया जाता है, 1 जून को मनाया जाता है मिल्क डे। मान लीजिएगा कोई छोटा बच्चा है, 1 जून को क्या पिएगा? दूध पिया। 5 जून को आप लोग याद रखेंगे, 5 जून को क्या मैसेज दे रहा है वो? पर्यावरण, एनवायरमेंट डे, ठीक है। क्लियर है? फिर लिखेंगे आप लोग 12 जून। 12 जून को कौन सा दिवस मना रहे हैं? लिखेंगे बाल श्रम। बाल श्रम होता है ना, बच्चों से काम नहीं करवाना, बाल श्रम निषेध दिवस, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड्स लेबर, ठीक है। और इसे अंडर द आर्टिकल 23 और 24 में भी हम लोग पढ़ते हैं, आप लोगों ने देखा है। फोर्सफुली वर्क नहीं करा सकते और 18 साल से कम बच्चों से भी काम नहीं करा सकते। 14 जून आप लोगों को पता ही है, वो है आप लोगों का ब्लड डोनर डे। ब्लड डोनर, ब्लड डोनर आपको पता ही है, रक्तदाता दिवस। डोनर कौन सा ग्रुप करेगा? ओ। ओ जो है हमेशा, इसके आगे चाहें तो ओ लिख लेना, ओ हमेशा डोनेट करते हैं। और ए बी, ब्लड ए बी ग्रुप हमेशा रिसीवर होते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर जिसे कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? इसके बाद लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 20 जून। 20 जून को मनाते हैं हम लोग शरणार्थी दिवस। और 21 जून को मनाते हैं, आपको पता ही होगा, योग दिवस। और फिर आप लोग लिखेंगे 23 जून। 23 जून को एक बार चेक करना भाई, ओलंपिक दिवस। ओलंपिक दिवस। तो ये दिवस आप लोगों को याद होने चाहिए, जून मंथ के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद एक 3 दिवस और बना दे रहा हूँ, थल सेना, आर्मी, वायु, एयरफोर्स और नौसेना, नेवी, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, ये भी कई बार एग्जाम में आपके आते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो आप ये बना जाता है 15 जनवरी, ये 8 अक्टूबर और ये 4 दिसंबर, ठीक है। इन तीनों को भी आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए, ठीक है। क्लियर है? शरणार्थी दिवस को क्या कहेंगे? शरणार्थी क्या होगा? रिफ्यूजीज, रिफ्यूजी होते हैं ना, रिफ्यूजी। सोनी, कौन किसने पूछा था भाई? अनुराग। रिफ्यूजी होते हैं ना, शरणार्थी, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लेंगे। किसी को कुछ चीज़ समझ में ना आए करे ना, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, तो भाई पूछ लिया करो, शर्माए मत करो, ठीक है। क्लियर है? वैसे तो वर्ल्ड रिफ्यूज डे मनाए जाते हैं, वैसे मैं इस पर पूरा फोकस कर रहा हूँ कि अब टारगेट फॉर IQ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं होगी, तो आप लोग बेहिचक पूछ लिया करो, ठीक है। मेरा काम ही तो यही है, आप लोगों को सेटिस्फाई करना,
याद कराना चीज़ें। ऐसे तो पढ़ने को तो आप घर पे भी पढ़ लेंगे और कहीं भी पढ़ लेंगे, हमारे पास क्यों आए हैं? कुछ तो हम स्पेशल करेंगे ना। और जो हम मेरा तो कोशिश ये रहती है कि आपने देखा मैं ज़्यादा किसी के बारे में बात नहीं करता हूँ। मतलब मैं किसी को आलोचना नहीं करता हूँ। मेरे मेरे ज़हन में ही नहीं है आलोचना करना। मैं अपने काम पे फ़ोकस करना चाहता हूँ और मेरे अंदर जो कमियाँ मुझे लगती हैं तो मैं उन्हें आई विल ट्राई कि मैं उन्हें इम्प्रूव करूँ। क्योंकि मनुष्य हैं, हम लोग भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो। तो गलती होनी स्वाभाविक है, सबसे होंगी। इसलिए बट गलती और रिपीटिशन ना हो, बेहतर से बेहतर करते रहिए। कंटिन्यूटी, रिवीजन, राइटिंग, रिवीजन, राइटिंग, रिवीटिंग, रिवीजन, राइटिंग, और ये करते रहिए आप लोग, ठीक है? अभी 3 महीने हैं आपके पास, ऑलमोस्ट 90 डेज़ हैं और इन 90 डेज़ में आप लोग अपने आप को बेस्ट बना सकते हैं। बहुत सारे बहुत सारे बच्चों को आप पीछे छोड़ सकते हैं, अगर ये 3 महीने का आप अच्छे से यूटिलाइज़ेशन कर लेंगे तो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर है 7। हाल ही में एबल पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया? एबल पुरस्कार किसको मिला है भाई? तो जल्दी से बताएंगे फटाफट से। एबल पुरस्कार किसको मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मिला है मिशेल तालाग्रैंड को। ऑप्शन नंबर बी आप लोग ठीक याद रखेंगे, किसको? मिशेल तालाग्रैंड। इनके बारे में देखते हैं। एबल पुरस्कार जो है इसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है। किसका? इसको कहा जाता है, यहाँ पर पहले लिखेंगे थोड़ा थोड़ा लिखेंगे लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ के हैं? ये हैं फ्रांस के, फ्रांस के। जो एबल पुरस्कार है, यहाँ पे लिखेंगे एबल प्राइज। जो एबल प्राइज है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मैथ का नोबेल। मैथ नोबेल भी इसको कहते हैं, ये भी आप लोग लिखेंगे, मैथमेटिक्स ऑफ नोबेल भी कहा जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2003 से, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? और यहाँ पे लिख लेंगे 2007 में ये भारतीय गणितज्ञ थे श्रीनिवास एस आर वर्धन। श्रीनिवास एस आर वर्धन, इनको जो है ये पुरस्कार मिला था भाई। ये भी आप लोग नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ठीक है, क्लियर है? ये आप लोग नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? इसे क्या कहा जाता है? गणित का नोबेल भी कहा जाता है भाई, क्लियर है? और 2023 में किसको मिला था? यहीं पे लिख लेना, 2023 में किसको मिला था? कभी पूछला पूछ ले तो लिख लेना, लुइस कैफरेली। लुइस कैफरेली को मिला था। कब मिला था? 2023 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ के थे? अर्जेंटीना के, अमेरिकी थे, अर्जेंटीना अमेरिकी, अर्जेंटीना अमेरिकी, ये आप लोग लिख लेंगे। अर्जेंटीना मूल के यूएसए के नागरिक थे, ठीक है भैया? हो गया। क्रिस्टलीना प्रित्जुकोवा, क्रिस्टलीना प्रित्जुकोवा, ये आप लोग बताएंगे इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है भाई? तो इनको मिला है, आपको पता ही है, इन्हें बनाया गया है क्या? मिस वर्ल्ड 2024। और कौन से देश की हैं? चेक गणराज्य के। हाँ भाई, कौन से देश की हैं ये? चेक गणराज्य के। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से मुझे बताएंगे सारे के सारे बच्चे, ठीक है? क्लियर है? टाइगर वुड्स कौन है? ये हैं आपके गोल्फर खिलाड़ी। क्या है ये? गोल्फ खिलाड़ी है, गोल्फ, गोल्फ खिलाड़ी या प्लेयर आप लोग कह लीजिएगा। कहाँ के हैं? यूएसए के। क्लियर? किसी को दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 से किसे एयरलाइंस ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया? मतलब आपको एयरलाइंस ऑफ द ईयर बताना है, और इस अवार्ड का नाम भी क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड। तो आप लोग बताना है भारत में ये किसको? तो ये दिया गया है किसको? वो है आपकी एयरलाइन कंपनी है इंडिगो, इसको दिया गया, ठीक है भैया? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? क्लियर है? भारत का सबसे बड़ा, भारत का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है भाई? बताएं, लिखेंगे, वो है
इंदिरा गांधी, आप लोग लिखेंगे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली। ठीक है, कहाँ पर? इंदिरा गांधी नई दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह, बंदरगाह मतलब पोर्ट, बंदर, तो वो कौन सा है? मुंबई पोर्ट। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ये सब चीजें लिख लेंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, तो दो तरीके से देखेंगे, एरिया वाइज कौन सा है? राजस्थान, और पॉपुलेशन में है यूपी। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, लिखेंगे भारत का सबसे बड़ा तटीय प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा तटीय मतलब कोस्टल बाउंड्री, लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री स्टेट, तो वो कौन सा है आपका? गुजरात। कौन सा है? गुजरात। याद कर लिया आप लोगों ने? क्लियर है? ये ध्यान रख लो भाई साहब, एक एक चीज। ठीक है, लिखेंगे गेहूं, गन्ना, अमरूद, केला। ठीक है, गेहूं, गन्ना, अमरूद, केला, चीनी, और क्या है आपका? फल। इन सब में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, यूपी पहले नंबर पर है। ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड ऑन कराता रहूंगा मैं आपका। आगे चलें, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यूली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगीज? अब पुर्तगाल तो आपको पता ही है, इसके बारे में बताएंगे। बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा फटाफट से? तो वो है कौन सा? लुइस मोंटेग्रो। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? कौन बताएगा? द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल बताइए मुझे जल्दी से। और पुर्तगीज आपको पता ही है कब आए थे यहाँ पर भारत में? 1498 में। कौन आया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा कहाँ पर पहुंचा? केरल के तट पर। किसने स्वागत किया? जमोरिन ने। जमोरिन राजा था लोकल, उसने स्वागत किया। किस लिए आया था ये? काली मिर्च लेके गया था यहाँ से। ठीक है, क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा फटाफट से। ठीक है, क्लियर है? याद हो रही हैं चीज़ें? रिवाइज हो रही है नहीं? फटाफट से बताइए। पुर्तगाल की राजधानी और बता दो भाई जल्दी से सारे बच्चे। कौन बताएगा पुर्तगाल की राजधानी? मुझे बता दो जल्दी से। मैंने इसलिए भी पूछा है बिकॉज पुर्तगाल, यूक्रेन और मोरक्को में 2028 में क्या होंगे? नहीं, 30 में क्या होगा? फीफा वर्ल्ड कप भी होगा। ठीक है, तो पुर्तगाल की कैपिटल बता दो जल्दी सारे बच्चे फटाफट से। ये याद होनी चाहिए आप लोगों की। है? याद नहीं है? किस किस को याद नहीं है भाई? कुछ तो बता दो। याद नहीं है? क्या है बताओ? मोरक्को तो खुद ही कंट्री है। पुर्तगाल की क्या है? लिस्बन। क्या है? लिस्बन। याद रखेंगे। ठीक है, चलिए लेटेस्ट अपॉइंटमेंट देख लेते हैं एक बार इंटरनेशनल फटाफट से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये इंपॉर्टेंट है जो अपॉइंटमेंट आपको बता रहा हूँ। एंटोनियो गुतरेस कौन है हमारे? यूएन महासचिव। तो लिखेंगे जल्दी से, एंटोनियो गुतरेस। ये कौन है? यूएनओ के महासचिव, चीफ आप लोग इनको कह लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद हम लोग लिखेंगे फटाफट से, लिखेंगे जियानी इन्फेंटिनो। कौन है? फीफा के अध्यक्ष हैं, फीफा के प्रेसिडेंट हैं आप लोग लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे नील मोहन कौन है भाई? ये सीईओ हैं किसके? यूट्यूब के। ठीक है, यूट्यूब के। ठीक है, फिर लिखेंगे अजय बांगा।
अजय बांगा लिखेंगे, ये किसके चेयरमैन है, वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड बैंक, ठीक है। फिर लिखेंगे फटाफट से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोइजू, मोहम्मद मोइजू, मोहम्मद मोइजू। इसको मैं जानबूझ के करा रहा हूँ क्योंकि ये आदमी पागल है और ये चर्चाओं में रहा था। मालदीव, मालदीव का क्या है भैया, ये मालदीव का राष्ट्रपति है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, एक एक चीज़ें याद हो रही हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा तेजी से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 10। हाल ही में जारी हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे अरबपति राजधानी का खिताब किसने हासिल किया? तो जल्दी से मुझे बताएंगे भाई, किसने? एशिया की सबसे अरबपति राजधानी है बम्बई। थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ मैं क्योंकि अगली क्लास का टाइमिंग हो रहा है। फिर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जनरल साइंस का है, पर्णहरित क्लोरोफिल निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? मतलब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन क्लोरोफिल, लोहा, तांबा, मैग्नीशियम या मैग्नीज, तो कौन सा पाया जाता है? जल्दी बताएंगे, वो है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। ये आप लोग नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्लियर है। आयरन इंडस्ट्री मैंने आपको बताई थी भारत में कौन कौन सी है। आयरन इंडस्ट्री मैंने आपको बताई थी, दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। राउरकेला कहाँ पर है? राउरकेला भाई कहाँ है? उड़ीसा में, जर्मनी की मदद से लगी थी। और आपकी बोकारो कहाँ है भाई? ये है झारखंड में। और आपकी बताई थी मैंने भिलाई कहाँ है? ये है आपकी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा वो है 12वां। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने किया था? हु हैज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ए सेक्रेड डॉक्यूमेंट्स या एक होली डॉक्यूमेंट? तो बताइए जल्दी से आप फटाफट से, किसने कहा था? तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इन्होंने प्रेम्बल को भी, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल को भी आपको पता है क्या कहा है? कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल को इन्होंने क्या बताया? की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग नोट करेंगे। और इसके साथ इन्होंने आर्टिकल 32 को भी क्या बताया है? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये आप लोग नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 13। नील दर्पण नाटक लेखक कौन थे? तो इसका तो एक ही आप लोगों को याद रखना है, कौन है भाई? नील दर्पण के वो हैं दीन बंधु मित्र, आप लोगों को याद है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा है भाई? वंदे मातरम, ठीक है, ये आप लोग जो है नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नील दर्पण। और नील दर्पण में इसमें क्या है? संताल विद्रोह बताया गया, संताल रिवोल्ट के बारे में बताया गया जो 1856 में हुआ था, ये भी आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, अगला क्वेश्चन है, हाल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो बताइए जल्दी से, बद्रीनाथ, अलकनंदा, भगीरथी, मंदाकिनी, गंगा। तो फटाफट से बताएंगे, क्वेश्चन नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बताइए जल्दी से कौन सा है? भगीरथी है अलकनंदा में, ठीक है। मैंने आप लोगों को कई बार क्लास में बताया है, ये गंगा नदी है और ये अलकनंदा है, अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है, धौली गंगा कहाँ पर? बद्रीनाथ में, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग, बद्रीनाथ में विष्णु प्रयाग बोलते हैं इसको, विष्णु प्रयाग नीचे आएगा। फिर पिंडर मिलेगी तो इसको बोलेंगे कर्ण प्रयाग। फिर नीचे मिलती है इसमें आपकी, अगर हम देखेंगे तो कर्ण प्रयाग से आप नीचे देखेंगे नंदाकिनी, तो यहाँ पर बनेगा नंद प्रयाग। ऊपर से आप लोग देखते हैं मंदाकिनी नदी मिलती है, मंदाकिनी वही है जिसपे केदारनाथ मंदिर इसी पर है। और ये बनता है यहाँ पर मंदाकिनी, अलकनंदा मिलती है क्या? देव प्रयाग, ठीक है, वो सॉरी रुद्रप्रयाग, इसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग, ठीक है। आगे जब इसमें चलती है तो ऊपर आगे देखते हैं, इसमें मिल जाती है भागीरथी, और भागीरथी अलकनंदा में मिलती है, क्या बनती है? देवप्रयाग, ठीक है। तो ये आप लोगों का गंगा का मैप है जो वहाँ से निकलती है, इसको ज्योग्राफी की क्लास में डिटेल से कराऊंगा, ठीक है।
क्लियर है? इसको बस अभी तक इतना याद रखें। गंगा नदी को ब्रह्मपुत्र, गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा नदी। 2525 किलोमीटर की हाइट है, लेंथ है इसकी, ये भी याद रखेंगे। जिसमें आप लोग देखेंगे तो बिजनौर, आपका कानपुर, फरुखाबाद, फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे आप प्रयागराज, बनारस, पटना, ये सारे शहर इसी नदी के किनारे पर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका लास्ट, निम्न में से कौन मैचिंग नहीं है, बताना है आपको। तूतीकोरिन, अल्लापुट्टा केरल, वायनाड केरल, कोझिकोड केरल, तो ये बताना है इस किस किस नाम से जाना जाता है ये। तो जल्दी से बताएंगे फटाफट से कौन इसमें मैचिंग में नहीं है। ठीक है, तो बताना है जल्दी से। पूर्व का वेनिस, बताइए पूर्व का वेनिस, उत्तर का वेनिस, तो भाई पूर्व में तो है ही नहीं केरल, तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से फटाफट से। ठीक है, ये बताएंगे। ये जो है अगर हम बात करेंगे, ये तूतीकोरिन पर्ल सिटी भारत पर्ल हार्बर के नाम से आता है। ठीक है, ये नॉर्थ का वेनिस नहीं है, नॉर्थ का वेनिस नहीं होगा, नॉर्थ की जगह क्या होगा? अल्लापुट्टा केरल, ये होगा पूर्व का वेनिस। तो यही यही इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर उत्तर की जगह क्या आएगा? पूर्व आएगा, यानी वेनिस ऑफ ईस्ट आएगा। ठीक है, बाकी ठीक है। वायनाड केरल, भगवान का बगीचा, गार्डन ऑफ गॉड्स इसको कहते हैं, जहाँ पे अभी कौन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? राहुल गांधी। मसालों का शहर, सिटी ऑफ स्पीसीज, कोझिकोड केरल। ठीक है, इसको जो है नोट कर लेंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों, ये थी करंट अफेयर की क्लास विद रिवीजन, बहुत सारे फैक्ट, और अब मैंने 15 क्वेश्चन भी इसमें कर दिए। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे फैक्ट आप लोगों को याद हुए होंगे इस क्लास की मदद से, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, साथ में करंट अफेयर, पॉलिटी, नेशनल इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स अवार्ड आदि चीज़ों पर हम लोगों ने डिस्कशन करें। ये क्लास अगर आप रेगुलर 3 महीने कर लोगे ना, तो मुझे नहीं लगता फिर कोई एग्जाम छूट जाए, करंट अफेयर नहीं, इवन अदर स्टैटिक पार्ट्स भी आप लोगों के रिवाइज हो जाएंगे। चलिए, आप लोगों से फिर मुलाकात होती है मंडे में। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए और रिवीजन करते रहिएगा।